टीवी में मुजाहिद वेलरी आपको खुशामदीद कहता है। और बदकिस्मती से वैसे तो खैर दुनिया में भी, सब कॉन्टिनेंट में भी, मगर पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादती उसकी एक बड़ी तवील तारीख़ है। अगर मैं बहुत दूर जाऊंगा तो ये कोई 50s के ज़माने से एक और फिर बड़ा वाक़या सानिया मुख्तार माई का हुआ, जिसने दहला दिया था कि एक मुल्तान की लड़की के साथ बाकायदा गैंग रेप हुआ। 17 साल तक वो उस मुकदमात को लड़ती रही। फिर अगर मैं तफसील उठाऊं तो गैरत के नाम पर या रेप या जो पता नहीं गैरत का लफ्ज़ है या बेगैरती इसको कहा जाएगा, उसमें भी हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड केसेस जो हैं वो पंजाब में हो रहे हैं, उसकी मैं अगर तफसील में जाऊँ तो सैकड़ों नहीं हज़ारों में हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इन तमाम केसों में किसी न किसी तौर पर एक तो कोई रिश्तेदार होता है, भाई होता है, बाप होता है, बेटा होता है, गैरत के नाम पर शौहर होता है, और ये कत्ल में ये रिहा भी हो जाते हैं। हालांकि क़वानीन ऐसे पास हो चुके हैं कि आप ये जो एक मजहबी था कसास देत के ज़रिए बरी हो जाएँ। इसकी ताज़ा मिसाल आज जो ख़बर है जिसने मुझे चौंका दिया कि कंदील बलोच जो सोशल मीडिया की अगर मैं कहूँ कि पहली हाई प्रोफाइल ख़ातून बन गई थी। अब उसकी तफसीर में नहीं जाऊँगा कि इस खातून का क्या बैकग्राउंड था, लेकिन उस कंदील बलोच के जो जुलाई 2016 में उसको कत्ल किया गया, उसके भाई ने किया। केस चलता रहा। बहुत सारे मैं देखता हूँ कुछ मौलवी साहब हैं वो भी उसको एक्सप्लॉइट करते रहे, और लोग भी एक्सप्लॉइट करते रहे, लेकिन अब जो भाई पकड़ा गया वो बरी हो गया। और जब बरी होते हैं इसके मैंने 3 साल बाद बाइज़्ज़ती बरी हो जाते हैं। मैंने मुझे कोशिश की, रब्ता किया, और गो के मैं याद दिलाना नहीं चाहता था, लेकिन मुख्तार माई के साथ वो पूरा 17-18 साल पहले का एक सानिया वाक़या याद आ जाता है। और जी शुक्रिया मुख्तारा जी कि कराची में भी मुलाकात रही। फिर मुझे याद आ रहा है अभी जो चौधरी हसन साहब ने आपके लिए बहुत केस लड़ा, और 17 साल आपने बड़ी बहादुरी से इसका केस लड़ा। इंटरनेशनल फ़िगर आप बन गई, किताब आपकी मैंने फ़ॉलो की। अब ये जो कंदील बलोच का केस उतना ही तकरीबन कम वो है। आपका मामला तो ज़रा मुख्तलिफ था। कंदील का मामला ये जो गैरत के नाम पर भाई ने किया, बरी हो गया। किस तरह देखती हैं आप मुख्तारा? देखिए उस केस जो वो केस था वो तकरीबन 17 साल में उस केस को लड़ी हूँ। तो 17 साल के बाद ऐसे समझे पाकिस्तान की कोई अदालत ऐसे नहीं थी जिसमें नहीं गई। आखिरी सुप्रीम कोर्ट तक भी तकरीबन 2005 से लेकर 2019 तक केस उधर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो कंदील बलोच का केस है ये के अब बात वही आ जाती है जहाँ पर मुद्दई वालिदैन हो, तो फिर ऐसे ही होता है। अक्सर ऐसे केसों में ऐसा ही होता है कि मुद्दई जो है आपकी बेटी का कत्ल हुई है तो बाप बन जाता है या माँ बन जाती है। इस तरह से क्योंकि बेटे को बचाने के लिए मुद्दई बन जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहती भी आई हूँ कि मुद्दई जो है ना हुकूमत वक्त जो वहाँ का जिम्मेदार अफसर होता है वो मुद्दई होना चाहिए, क्योंकि घर में से एक बेटी कत्ल होगी तो कोई बात नहीं, उनको बेटा बचाना होता है किसी भी कीमत से। चाहे बेटी को कुछ भी जैसे वर्निंग कर देते हैं, जैसे जायदाद के बदले बेटी दे देते हैं, लेकिन बेटी को कहीं ना कहीं तरीके देना ही होता है। तो बेटी का उनको अफसोस नहीं होगा, उनको बेटे का ज्यादा होगा क्योंकि बेटे को बचाना उनके लिए जरूरी था। तो उन्होंने कंदील बलोच के केस में भी वही किया, अपना बेटा जी। लेकिन मुख्तारा एक ये तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान क्या वेस्ट में भी कहा जाता है कि ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ये ठीक है कि वेस्ट में ख़वातीन ने राइट्स अपने ये ले लिए हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा मेरे ख्याल में बदकिस्मती ये है कि आपके साथ जो वाक़या सानिया हुआ उसमें एक फ्यूडल क्लास थी, लेकिन ये एक भाई बेटा है। और हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पर हमारे शहरों में भी हम देही इलाकों क्यों कहें कि आम तौर पर बेटे को बेटी पर फ़ौक़ियत दी जाती है, माँ पर बाप को फ़ौक़ियत हासिल हो जाती है, और वो कहते हैं जी बेटियां तो आ जाएंगी, बेटा तो नहीं आएगा। ये भी एक सोच बहुत है, और ये इसकी बड़ी मिसाल है कि जो कंप्लेन करने के बावजूद यानी फैमिली ने यानी माफ़ किया या उसको सज़ा कम करवाई। जी मुख्तारा जी।
मैं खास नहीं समझती कोई खास तब्दीली है। तब्दीली उसी वक्त आती है जब कोई इंसाफ मिलना शुरू हो। देखिए सीधी सी बात है, जब इंसाफ न मिले तो वहाँ पर तब्दीलियां नहीं आती। लोग यही कहते हैं हाँ वो किरानी औरत जो उसने आवाज उठाई थी वो गई थी वहाँ पर, मतलब उसने केस लड़ा था, उसको कौन सा इंसाफ मिल जाए, आपको मिल जाएगा। लेकिन बजाय हम लोग उनको समझाने के, लेकिन वो हमें मतलब डिग्रेड करके दिखा देते हैं। नहीं आपने नहीं बोलना, दोबारा बेइज्जती होगी। ये भी हमारे कल्चर में शामिल है, क्योंकि औरत तो उसी वक्त औरत के लिए गैरत जागती है जब कोई मतलब वो अपना कदम खुद उठाना चाहे, तो उसी वक्त फिर सारी समझे वो आ जाती है। मर्द को, बाप को भी गैरत आ जाती है, भाई को भी आ जाती है, शौहर को भी आ जाती है, बेटे को भी आ जाती है। तो देखिए जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोगों को इंसाफ, जब वो हम लोग पहली सीढ़ी से ही गिर जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कौन सा हमें किस तरह से मैं समझती हूँ जो कोई फायदा हुआ है। हाँ एक चीज मैं जरूर कहती हूँ कि औरतें अपने लिए आवाज उठाती हैं, अपना हक मांगती हैं। लेकिन मुख्तारा जी ये तो ठीक है कि अभी भी जो इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ तो वही फ्यूडल कामयाब होता है। आपकी ख़ास तौर पर जुनूबी बेल्ट में देख लें, खैर यहाँ शहरी वडेरे भी कम नहीं है हमारे इन कराची शहर में, यहाँ भी बड़े वडेरे शहरी थे जो किस तरीके से जुल्म ढाते थे। लेकिन आपका जो इलाका हुआ, इंटीरियर सिंध का हुआ, यहाँ वडेरे बड़े डोमिनेट करते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में इलाके से MPA हुई हैं, MNA हुई हैं, फिर वेमेन कमीशन, नेशनल कमीशन, ये कमीशन, करोड़ों के बजट, UN कमीशन, बेशुमार। तो आप नहीं समझती कि इन तमाम कमीशंस के बाद, ये कौमी सूबाई असम्बली और ख़वातीन की नुमाइंदगी के बाद ख़वातीन के साथ जो होता है वो अब हाईलाइट नहीं होता। मैं देख रहा था इसमें भी एक बिल बना है अक्टूबर 2016 में, जिसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि अगर बाप या बेटा या कसास दे जो कहते हैं माफ़ हो जाए, लेकिन स्टेट यानी रियासत यानी हुकूमत खुद एक फ़रीक बनती है, उसकी उस मंजूरी ज़रूरी होती है, खुद नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं देखना कि ये केस जब आगे बढ़ेगा तो क्या सवाल ही उठेगा। ये औरतें 2002 में थी, 2005 में भी थी, लेकिन बात वही आ जाती है। देखिए हमारे कानून ही बनते हैं, देखिए हम लोग कहते हैं हमारे लाज नहीं है, इस तरह से या सब कुछ बनता है, लेकिन उसको एक जीनत बना के एक अलमारी में रख दे तो क्या फायदा आया। जब तक अमल दरामद नहीं होगा और इंसाफ को यकीनी नहीं बनाया जाएगा तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुक्रिया मुख्तारा माही, अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर एक तवील जद्दोजहद के बाद यहाँ तक पहुँची हैं और आप देखें अब उनकी गुफ्तगू एतमाद है। बच्चों का उन्होंने स्कूल खोला हुआ है, एक इदारा है, और मैंने कहा लड़के अपना हक़ हासिल किया, लेकिन बहरहाल उन लोगों को जो सज़ा मिलनी थी वो नहीं मिल सकी। हम मेरे साथ मुनीर जहांगीर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारी जो आसमा जहांगीर थी उसकी जो एक फाउंडेशन बनी है उससे वाबस्ता हैं। मुनीर, आपकी वालदा आसमा जहांगीर ने बड़ी उस वक्त 70 की दहाई में इस जद्दोजहद का आगाज़ किया ख़वातीन के लिए जब बहुत ही रेयर ख़वातीन उठती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो बेशतर केसों में देखा गया है, जैसे कंदील बलोच वाले केस में कि बाप बेटा निकलता है और फिर वो जो हमारा एक नाम नेहाद किस्म का जो एक कहते हैं जी कोई लॉज निकाल लाते हैं, फिर शरई के कुछ निकाल देते हैं मुनीज़े, और इसके लिए बच निकलते हैं इसमें, जैसे इस केस में भी है मुनीज़े। मुजाहिद साहब देखिए, जब ऑनर किलिंग का मसला होता था ना तो अक्सर हम देखते थे कि ऑनर किलिंग जो भी गैरत के नाम पर कत्ल करता था उसको माफ़ी हो जाती थी। इसलिए चूंकि पाकिस्तान के कानून के अंदर इस्लामिक कानून हम फॉलो करते हैं तो उसके अंदर किसास और दियत का कानून फॉलो होता है, तो जाहिर है कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा जो है वो उस लाखों के पीछे जाए। तो अक्सर खवातीन जो मारी जाती थी उनके भाई खावन जो भी थे वो अरेस्ट ही नहीं होते थे। अब फिर नया जो कानून आया अक्टूबर 2016 के अंदर जिसको कहा गया एंटी ऑनर किलिंग बिल, वो प्राइवेट मेंबर बिल था जो सुगरा इमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई थी। फिर इसको इवेंचुअली फरतुल्लाह बाबर साहब ने टेबल किया था नेशनल असेंबली में, अगर आपको याद हो, और ये पास हो गया। इसके अंदर तब भी ये बात हुई थी, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने इजाजत ही नहीं दी कि जी वालिदैन जो हैं वो माफ कर सकते हैं, वो सिर्फ एक सूरत में माफी दे सकते हैं
कि जब फांसी की सजा हो, मगर अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है यानी उम्र कैद जो इस कानून के मुताबिक 12 साल लिखी गई है, 14 साल लिखी गई है, ज्यादातर 14 से 25 साल भी हो सकती है, मगर इस कानून के तहत 14 साल लिखी गई है। तो उस केस के अंदर जो माँ बाप हैं वो माफी नहीं दे सकते, और माफी तभी मिल सकती है अगर स्टेट रजामंद हो, स्टेट रियासत समझे कि ये माफी के लायक हैं। अब चूंकि रियासत को बीच में ले आए हैं और उसको गार्डियन बना दिया है, तो माफी की जो एक शिक है वो कमजोर पड़ गई है। मगर इसके अंदर मुजाहिद साहब दिलचस्प बात यह है कि पहले तो आपको ये प्रूव करना होगा कि ये गैरत के नाम पर कत्ल है। अब अक्सर क्या होता है, क्योंकि हमारे पास खवातीन आती हैं आसमा जहांगीर लीगल एड सेल में, पहले तो हमें बड़ी मुश्किलों से ये प्रूव करना होता है कि ये ऑनर किलिंग का केस है, क्योंकि तभी ये बात सामने आती है, तभी ये शिक लगती है कि रियासत ही सिर्फ माफ कर सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी का मसला था, ये औरत वैसे ही इसको किसी ने कत्ल कर दिया, तो बहाने ढूंढे जाते हैं। अब इन केसेस के अंदर मसला क्या होता है, अक्सर मर्डर केसेस के अंदर जो करीबी रिश्तेदार या फैमिलीज होती हैं वो आपको शायद ठोस शायद ला के देते हैं। मर्डर केसेस के अंदर आपको बड़े ठोस शवायद चाहिए होते हैं, मगर ऑनर किलिंग के अंदर वो तो उल्टा शवायद को छुपा रहे होते हैं। इसीलिए वहां पे जाए वकवा से शवायद इकट्ठे करना, फोरेंसिक करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब ये कानून साजी की गई तो ये कहा गया कि इसके अंदर लाइफ ऑनर किलिंग के अंदर आप सजा को और भी कम कर दें, ताकि जो एक भार होता है शवायद का या जो ठोस सबूत होते हैं वो इतने ना लाने पड़े, मगर वो नहीं हुआ। और हमने अब देखा है कि ऑनर किलिंग के केसेस के अंदर, गैरत के नाम के कत्ल के केसेस के अंदर जो खवातीन सामने आए हैं, उनके माँ बाप कह देते हैं इसका कत्ल गैरत के नाम पर कत्ल हुआ ही नहीं, इसको वैसे ही मार दिया गया। तो मुश्किल अब ये है। ओके, अगर मैं जैसे कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये तो इशू है ना, जैसे मैं तो बहुत ही सॉरी टू से हिल कर रह गया कि जनाब इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर बरी हो जाए और अदालतें कोई आगे ना बढ़ सकें। ये जो आप कह रही थी कि अगर अक्टूबर 2000 में ये आ चुका है तो फिर स्टेट क्यों नहीं आती? मैं देखता हूँ स्टेट जो है वो किसी हर जगह हमारे अटॉर्नी जनरल साहब मामूली सियासी वाक़े पे खड़े होते हैं, हमारे सूबों के जो है वो खड़े होते हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल खड़े होते हैं। तो अब जब ये वाला केस जब आया और जिसने और मैं देख रहा था कि आपके खत सिविल सोसाइटी और खवातीन वो भी इस तरह सामने नहीं आई, तो स्टेट को तो ऐसे केसों में सामने आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आए तो इसके मायने उनको मज़ीद जो लोग ऐसे दरिंदगी के सफाकी के मुर्तकब होते हैं वो बाद में ऐसे करते रहेंगे और उन्हें माफ़ी मिलती रहेगी। मुनीर से नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हैंडल नहीं करते। और दूसरा ये मुजाहिद साहब के मैं फिर से कहूंगी कि शवाहिद इकट्ठे करना एक रेप केस में या एक ऑनर किलिंग केस में बहुत मुश्किल होता है, और जब तक ये केसेस वकीलों के पास आते हैं तब तक पुलिस अच्छी तरीके से उसका बिल्कुल खराब कर चुकी होती है केस को, क्योंकि उस वक्त डीएनए करना, उस वक्त जो है फोरेंसिक्स को करना बहुत जरूरी होता है। मगर कई केसेस के अंदर हमने देखा है, ऑनर किलिंग के केसेस के अंदर पुलिस मुलव्विस होती है कि जी आप सुलह कर लें, आपके घर में और तबाही आएगी। रेप केसेस के अंदर हालांकि सुलह की इजाजत ही नहीं है, इस्लाम के अंदर सुलह की इजाजत रेप केसेस में नहीं दी जाती, मगर चूंकि मर्डर में दी जाती है तो पुलिस वाले समझते हैं कि मर्डर ज्यादा बड़ा क्राइम है, रेप कम है, तो फिर इसमें भी होगी। मगर ऐसा होता नहीं है। पुलिस वालों को जो केसेस का है, जो नए कानून आए हैं उनके बारे में भी ज्यादा पता नहीं है। आप देखिए कि अब बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद होता है उसके ऊपर खास कानून आया है, मगर अभी भी अगर किसी छोटे लड़के के ऊपर तशद्दुद होता है या रेप होता है तो जो पुलिस जो शिक इस्तेमाल करती है कानून के अंदर वो अननेचुरल ऑफेंसेस की करती है। इसलिए देखिए, आप कानून साबित तो कर रहे हैं मगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे। आप जहां लकूनाज आ रहे हैं कवानीन के अंदर आप उनको नहीं देख रहे। आप नहीं देख रहे कि लोग अब ये कहेंगे ही नहीं कि ये ऑनर किलिंग नहीं है। इसीलिए जो प्ली ली गई थी वो इनिशियली ये ली गई थी कि खवातीन के केसेस के अंदर बिलखसूस जब खवातीन का कत्ल होता है तो आप माफी को वैसे ही खत्म कर दें, आप किसास और दियत की शिक को निकाल दें ताकि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ सही मायने में मिल सके।
शुक्रिया मुनीर जहांगीर। उनका कहना था कि क़वानीन तो आ गए हैं लेकिन ख़ास तौर पर कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन ये केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इस तरह के सफ़ाक लोग बचने में भी कामयाब हो जाते हैं। तहरीक एतमाद का शोरो होगा चौधरियों के घर से उठा था और अभी भी उसकी बातगश्त सुनाई दे रही है, जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और चौधरियों के घर पे जो 14 साल बाद हाज़िरी दी हमारे शरीफों ने, ख़ासतौर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन ने, उसके बाद एक बार फिर अपोजिशन बड़ी पुरुमीद हुई है और चार जानिब तहरीक अदम एतमाद का शोर होगा है। हमारे साथ हैं मोहतरम कमर कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। जी कायरा साहब, माजी से मुझे लगता है आप तो कहते हैं बड़ा सबक सीखते हैं, कुछ सीखा तो नहीं है। अभी लास्ट भी देख लीजिए, कितनी मिसालें दूँ पिछले 3 साल में दर्जनों। और वो सॉरी टू से लोग कहते हैं जी वो जो कुछ अपोजिशन के अरकान को, चाहे सेनेट में हो कौमी असम्बली में, जब गिनती हुआ कुछ मेंढकों वाला मामला आ जाता है। अगर कोई 12 आपने रखे तो 2 निकल के इधर चले गए, फिर 3 को लेके आए तो फिर इधर से निकल गए, पता ही नहीं चलता। सॉरी टू से कह रहा साहब जी। देखिए बरेलवी साहब, ये बात यकीनन आपकी दुरुस्त है कि अपोजिशन की तहरीक कामयाब होना एक मुश्किल काम है लेकिन मुमकिन काम है, और उसमें असाब का इम्तिहान भी होता है। मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुख्तलिफ दबाव होते हैं। अपोजिशन अपने तौर पे लोगों को अप्रोच करती है, हुक्मरान जमात अपने तौर पे करती है। हमारे जैसे मुल्कों में और भी कई फोर्सेस होती हैं जो इस तरह का रोल प्ले कर रही होती हैं, तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। अब दूसरा सवाल ये है कि हमें ये करने का कोई शौक चढ़ा था। हमने तो कहा था कि खान साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। हमने तो बारहा उन्हें तावन की दावत दी, लेकिन वो हमेशा हमें गालियां दे के एक तरफ हो गए कि जी आप तो हो ही चोर, आप तो हो ही डाकू। हमने कहा जनाब ये चोर और डाकू का फैसला अदालतों को करने दें, आप मुल्क चलाने की बात करें, वो भी नहीं कर सके। अब बात यह है कि 3.5 साल गुजर जाने के बाद अगर पाकिस्तान के लोग इस हालत तक आ गए हैं कि अब हमें हर जगह लोगों का सवाल का सामना होता है कि जी कब इनसे जान छुड़ाओगे, और यकीनन हम समझते हैं कि इस हुकूमत का फौरन चले जाना पाकिस्तान के मफाद में है, लोगों के मफाद में है, वरना बहुत शदीद नुकसान हो जाएगा। तो उसका क्या इलाज है? फिर हमें तहरीक पेश करनी होगी, उस तहरीक के लिए कोशिश करनी चाहिए। उससे पहले तो ये था कि हम सियासी जमातें आपस में एक पेज पे होते हैं अपोजिशन की, हम एक पेज पे थे, फिर तातुल आ गया, और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि ये भी आ सकता है। हम मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं, किसी मामले में तातुल आ जाता है। तो पहले जरूरी था कि हम आपस में इकट्ठे होके बैठते, यकसुई से बैठते, और ये जो एतमाद का मामला है, जो पीपल्स पार्टी की तहरीक थी, इसको सब लोग एग्री करें, प्रिंसिपली माने। अब मान लिया गया, पहले नहीं मानते थे, हमारे दोस्तों का ख्याल कुछ और था, अब उन्होंने इस बात से एग्री कर लिया है। तो अब इस मामले में हमें नेक नियति के साथ कोशिश करनी है। हुक्मरान जमात और उनके इत्तेहादियों पे बेशुमार दबाव है, उनके बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बरेलवी साहब गुजारिश है, फर्ज करें जिस खदशे का इजहार आप या हमारे और कुछ साथी कर रहे हैं कि अगर ये तहरीक कामयाब खुदा न खास्ता नहीं होती, जो कि होगी, अगर नहीं होती, इस मफरूजे पे मबनी सवाल को अगर देखा जाए तो फिर लोग मायूस होंगे, हम लोगों को अथा मायूसी में फेंकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या तहरीक पेश ना करके हम लोगों के गैज़ो गज़ब से बच सकेंगे? क्या लोगों की मायूसी बेहतर हो जाएगी? क्या लोगों को कोई उम्मीद है कि इसमें आसानी है और लोग हमारी तहरीक के साथ नहीं है और हमें नहीं पेश करनी चाहिए? सो हमें वो करना चाहिए जो हमारी दानिश में और पाकिस्तान के लोगों की दानिश में दुरुस्त इक़दाम है, आइंदी इक़दाम है, जमहूरी इक़दाम है, और उसके लिए नेक नीति से कोशिश करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हम इस पे कामयाब होंगे, वरना भी हमें अपनी ये जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए।
लेकिन कायरा साहब बसद एहतराम, ये मैं आमतौर पे ये बाज़ारी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि अभी तक वो जो कहते हैं अपोजिशन की जमातों के बगलों में से छुरियाँ नहीं निकली हैं, अभी तक उनके हाथों में दस्ताने ही हैं। खुले दिल से ना गले मिल रहे हैं, ना खुले दिल से हाथ मिला रहे हैं अपोजिशन के लोग, तो कैसे लाएंगे तहरीक मज़बात कायरा साहब? बरेली साहब, ये भी तहफ़्फ़ुज़ आपका दुरुस्त है कि हम मुखालिफ जमाते हैं, हमारा बड़ा माजी है, लेकिन ये बात भी बहरहाल दुरुस्त है कि लोग तारीख से सबक सीखते हैं, हमें अपने आप से सबक सीखना चाहिए। फिर गलतियां होंगी, हम इंसान हैं, सियासी जमातें हैं, हमारे भी अंदर ग्रेजुअल मैच्योरिटी आ रही है, तो मैच्योर इंसान से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन करना क्या चाहिए? वो अमल जो दुरुस्त रास्ता है, वो अमल जो रास्त कदम है, उसकी तरफ बढ़ने के लिए अगर कोई रुकावटें हैं तो उनको आस्ता आस्ता दूर कीजिए और उसी रास्ते की कोशिश की। हमें अपने दोस्तों से गिले शिकवे चलते रहते हैं, वो हम पे गिले कर लेते हैं, हमसे कर लेते हैं, लेकिन ये बात भी बहरहाल खुली है कि हमने जब भी कभी हुकूमत के तौर पे या अपोजिशन के तौर पे कंसेंसस के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया तो हम इकट्ठे भी हुए, हमने 18वीं तरमीम भी की, हमने NFC भी किया, हमने उसके बाद इलेक्शन के खिलाफ तहरीकें भी चलाई, हमने PDM भी बनाया, हमने सेनेट का इलेक्शन भी लड़ा, हमने जो बाय इलेक्शन भी लड़े, तो कुछ तलखियां हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। चलिए मैं आखिरी कायरा साहब ये पूछ लेता हूँ, आप मुझसे माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है, सारी दुनिया के है कि सारी दुनिया में एक शेडो कैबिनेट होती है, जब बाकायदा एक प्राइम मिनिस्टर के को आप हटा रहे होते हैं तो आपको इल्म होता है आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, इंटीरियर मिनिस्टर कौन होगा, बहुत नीची से तय होती है। खैर हमारे तो तसव्वुर ही नहीं है। चले खान साहब को हटाएंगे तो क्या आप नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे एग्री करेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर हो? इमरान खान को हटा के क्या करेंगे, किसे लाएंगे, नए इंतखाबात करेंगे, निगरान सेटअप पे आएंगे, किस पे आएंगे कायरा साहब? बरेली साहब, पहली परसों ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत खराब है और इनसे हालात खराब हुए तो उनको जाना चाहिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। दूसरा सवाल है कि कौन होगा वजीर आजम, तो जब आपस में फैसला हो गया, पहले तो ये था ना कि आपस में जो बहसियां थी या जो हमारी दूरियां थी, बहसी तो लफ्ज नहीं है, जो हमारी आपस में दूरियां पैदा हो गई थी उनको दूर किया जाए और फिर हम इकट्ठे बैठ के इसका फैसला करें। अब इकट्ठे बैठे तो उसका फैसला हो गया। अब अगला मरहला है कि हमें कमेटी की सूरत में, जो मुझे लगता है कि कमेटी की सूरत में बैठ के इसकी निटी ग्रिटी तय होगी, किसके जिम्मे क्या है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और कौन वजीर आजम का कैंडिडेट होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे और हमें करना क्या है, कितने दिनों के लिए हुकूमत चलानी है, कितने महीनों के लिए चलानी है, ये फैसला भी बहरहाल करना है। लेकिन ये तो तय है ना कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में जो इलेक्शन के फ्री इनेकाद के रास्ते में रुकावटें हैं या जो रिक्वायर्ड कानून साजी है वो करनी है और जो कानून साजी गलत तरीके से इन्होंने की है, PTI की हुकूमत ने की है, उसको खत्म करना है और सबके इत्तेफाक राय से इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लेके कानून साजी करनी है और उसके बाद फौरी तौर पे इंतखाब की तरफ जाना है। ये चीजें तो ऑलरेडी तय है। अब थोड़ी बहुत चीजें हैं जो तय करने वाली हैं, वो भी जल्द तय हो जाएंगी, इसमें कोई अभाव नहीं है। शुक्रिया मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। यकीनन ब्रेक के बाद ज़रा नून लीग वालों से मालूम करेंगे ना कि उनकी तैयारी कितनी है इस हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। कायरा साहब तो बड़े पुरुमीद थे, बहरहाल कुछ उनके जो सवाल जहनों में हैं वो भी उन्होंने उठाए कि अभी तक तय नहीं हुआ कि वज़ीर आज़म कौन होगा अगर इमरान खान साहब बाहर जाएंगे। चलें सेनेटर जावेद अब्बासी नून लीग के हैं, उनसे मालूम करते हैं। जी सेनेटर, थैंक यू। कई बार मौक़े आया, मैं क्या बार बार आपको गिनाऊँ, लास्ट अभी वोटिंग देख लें और उससे पहले देख लें, जब भी मौका आया तो गिनती पूरी नहीं कर सके। अब कैसे गिनती इतनी आपकी पूरी हो गई, ख़ास तौर पर चौधरियों की? मैं चौखट का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना दहलीज़ का जाकर
कि जिससे आप इतने पुरुमीद हो गए तहरीक अदमात के सिलसिले में सेनेटर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। ये सब एक तो ये है कि ये एक जमहूरी अमल है। जमहूरियत और आइन में इस बात की इजाजत है कि अगर कोई हुकूमत अनपॉपुलर हो जाए, कोई इकोनॉमिक सीरियस क्राइसिस हो जाए या मुल्क वैसे किसी क्राइसिस में चला जाए, तो उस वक्त नेशनल असेंबली में अगर आपके पास तादाद हो तो आप लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हैं और उस हुकूमत को घर भेज सकते हैं। आज तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक रही है कि जब भी अमल हमने करने की कोशिश की है, सेनेट में बड़ी कामयाबी नहीं हुई है अपोजिशन को। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं होता, यहाँ सिर्फ सियासी जमातों से हुकूमतें तब्दील नहीं होती, यहाँ और भी फैक्टर जो है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर ये चीजें जो है वो मटीरियलाइज होती है। लेकिन अब चूंकि मुल्क की इकानमी की सूरत हाल इतनी खराब है, मुल्क ऑलमोस्ट सिलेंडर कर दिया गया IMF के पास। IMF की टीम इस मुल्क की इकानमी की पॉलिसीज बना रही है, तो ये इतने सीरियस क्राइसिस है कि सबको अब एहसास हो भी गया है, होना भी चाहिए कि अगर हमने अभी कुछ इकदाम न किए तो कहीं ऐसा देर ना हो जाए कि हम सारे मिलकर इसको ठीक ना कर सके। तो अब की बार ये उम्मीद अभी भी मैं फाइनल कुछ नहीं कह सकता कि कब मूव होगी, उसी वक्त मूव करनी चाहिए, करेंगे जब हमें पूरा यकीन हो जाएगा कि हमें कामयाबी है। हम उसके लिए उनकी तारीफ से भी मिल रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं। सेनेटर साहब, आप मैंने कहा ना बड़े एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं। पहले कहा जाता था जी वो ब्रीफ केस चला गया, बोरियां चली गईं, करोड़ मिल गए, 2 करोड़ मिल गए, यूं बिक गए, फलां ने दे दिया। लेकिन आप मेरे ये ख्याल है कि अब पैसों से ज़्यादा पार्टियों के मफादात होते हैं। अगर एक पार्टी को जो सिंध की है उसे अगर कुछ मिल रहा है तो अपने कहेगी सेनेटर को नहीं भाई उधर वोट दे दो, या इस तरह पंजाब में होगा। तो अब तो मफादात के जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स के होते हैं वो मेरे ख्याल में फोकियत देते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दें सेनेटर जावेद अब्बासी। देखिए, ये आपने जो अपना एक जजमेंट भी दी है, आप सीनियर आदमी भी हैं, आप स्टडी भी करते हैं, आपने बड़ी चीजें भी देखी है, और आपकी बात को मैं ये भी नहीं कह सकता कि ठीक नहीं है। सियासी जमातें अपने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का अख्तियार रखती हैं कि अगर उनको पता हो या अगर वो समझ लें कि ये किस ने क्या गलती की है तो ले। वो नहीं जब लेती तो जाहिर ऐसे सवाल उठते हैं, तो लोग पूछते हैं कि अगर वाकई आप सीरियस हैं तो आपको एक्शन लेने चाहिए। वो जब नहीं लेती तो ठीक जो आप बात करते हैं वो बात मजबूरियों की बुनियाद पर फिर चीजें खामोश हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी एरिया है जो बस इससे ज्यादा मैं और बात क्या करूँ उसके ऊपर। तो फिर सेनेटर, अभी मैं कायरा साहब से भी पूछ रहा था कि अगर आप नवाज शरीफ इमरान खान को हटा रहे हैं, शक्ल बुरी है, महंगाई है, ख़राबी है, सॉरी जो जितने चाहे कर लें, तो आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? वही खूबियाँ या खामियाँ उधर ही बता देंगे, वो तो आप सामने ला ही नहीं रहे। आमतौर पर तो यही होता है ना कि एक शेडो कैबिनेट बताई जाती है। आप जब तरीके एतमाद लाएंगे तो ये भी तो बताएंगे ना कि किस पर एतमाद का इजहार किया जाए, या आप सीधे कहें ना कि आप इलेक्शन कराएंगे। सेनेटर जावेद, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर आप किसी के खिलाफ तहरीक बात पेश करेंगे तो फिर आपको एतमाद के लिए किसी को आगे करना पड़ेगा जो वोट देगा, और अगर आप कुछ देर तक वोट ना ले सके तो फिर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस होता है कि आपको यानी किसी को घर भेजने से ज्यादा जरूरी होता है कि आप लाएंगे किसको, और अगर आप लाने में नाकाम हो जाए तो फिर भी उसकी बहुत बड़ी कीमत है। ये यकीनन मामला जरूर हमें डिस्कशन है, ये डिस्कस होगा, और अदम एतमाद की तहरीक पेश करने से पहले इस पर जरूर फैसला होगा और उसका नाम भी फाइनल होगा। उसके बाद ही अदम एतमाद आएगी। ये मोडेलिटीज है, कुछ बातें तय हो रही हैं, कुछ तय होगी, लेकिन पहले ये है कि जो फिक्र पूरे हो जाए। अगर फिक्र पूरे हो जाए तो मुझे यकीन है कि ये बातें तय करना फिर आसान हो। वैसे इसको सेनेटर जावेद लाइटर वे भी लीजिएगा, कहाँ से इशारे मिल रहे हैं? इस्लामाबाद से उस तरफ के, पहाड़ी के उस तरफ से, कोई फील्ड में एम्पायर आ रहा है कोई नया? क्या हो रहा है ये सेनेटर? ये इशारा ना हो, एम्पायर ना हो, लेकिन अगर ये कि ये सब के लिए अगर ये ओपन ये छोड़ दी जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो
कि बस आप हम इसमें नहीं है, जो अगर जो संघ की सियासी जमातें ये फैसला करें तो फिर तो मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर वो ना हुई लेवल फिलिंग हुई तो फिर चीजें कहीं भी जा सकती है। उसके बारे में अभी स्टेज पर कुछ कहना मुश्किल होगा। शुक्रिया सेनेटर अब्बासी, और इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वेलवी को इजाज़त दीजिए।